पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सेना को दिया आदेश, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के आदेश। भारत के हमले से पहले पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पावर दी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से खबर सुन गए, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं हम आपको, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सेना को आदेश दे दिए। फिर से बड़ी खबर बता रहा हूं, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के आदेश दे दिए गए। बड़ी खबर, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पावर दी गई है। बड़ी खबर यह देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले से हमला। यह बड़ी खबर। पाकिस्तान में इस कदर खौफ है कि वो बोल रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आई, एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में सायरन लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सभी जिलों में सायरन लगाने का फैसला। खैबर के शहरी इलाकों, बाजारों में लगाए जाएंगे सायरन। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं चाहूंगा राहुल ये जरा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर एक साथ दिखाएं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में सायरन लगाने का फैसला हुआ है। पाकिस्तानी सेना को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वहां के प्रधानमंत्री ने अथॉरिटी दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान में बहुत खौफ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे पीएम आवास। ब्रेक करिए। 7 लोग कल्याण मार्ग पर पीएम कर रहे हैं विदेश मंत्री के साथ मीटिंग। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आज फिक्र में सबसे पहले आपको पाकिस्तान का मिडनाइट डर दिखाते हैं। पाकिस्तान में भारत के हमलों का खौफ इस कदर है कि वहां के बड़े बड़े मंत्री अपने ही देश को भारत से हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन कल तो गजब ही हो गया। रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अचानक से प्रकट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि शहबाज सरकार और सेना के पास इनक्रेडिबल इनपुट्स हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य हमला कर सकता है। सोचिए जरा, पाकिस्तान में भारत का इतना खौफ है कि उसे अटैक की आहट रात में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान 24 घंटे बस इसी खौफ में जी रहा है कि न जाने किस घड़ी, किस दिशा से, किस लक्ष्य पर भारत के लड़ाकू विमान, भारत के जंगी जहाज, भारत के टैंक पाकिस्तान पर बारूदी वर्षा करने लगेंगे। वैसे कल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों भारतीय सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, तभी से पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर कई गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की डर वाली ये हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। फिर आपको पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार का मिडनाइट वाला खौफ दिखाएंगे। पाकिस्तान में 2 मई तक नो टाइम जारी कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद एयर रूट पर नो टाइम जारी किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी वायुसेना ड्रिल कर रही है। भारत के डर से पाकिस्तान 5 दिनों तक युद्धाभ्यास करेगा। भारत से डरे पाकिस्तान ने सभी कमर्शियल उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। गिलगिट और स्कार्दू में भी सभी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पीओके में सुरक्षा कारणों से उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। पीओके में उड़ानें उत्तरी इलाकों में रद्द की गई हैं। पाकिस्तान में पीओके में मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया गया है। एम्बुलेंस अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्वात इलाके में फायर ब्रिगेड की मूवमेंट भी देखी गई है। एक कॉमन फैक्टर यह है कि पाकिस्तान का ज्यादा जोर पीओके बचाने पर लगा है। तो क्या पाकिस्तान को यह यकीन है कि भारत पीओके वापस पाने के लिए अटैक कर सकता है? 2019 में बालाकोट से भी बड़ी कोई स्ट्राइक हो सकती है। मोदी सरकार और सेना कौन सा बड़ा फैसला ले चुकी है, यह सीक्रेट प्लान किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर हावी है। इसीलिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए और पाकिस्तान का मिडनाइट वाला डर जता दिया। कहा कि अगले 36 से 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। हमें भारत के हमले के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा और अगर भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। रोचक यह है कि पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान पर भारत का खौफ है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के डर से वो कहने को मजबूर हैं ऑल इज वेल। डर भी है, धमकी भी है। सोचिए, यह है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान में तरार पहले शख्स नहीं है जिन्होंने भारत के हमले का डर जताया हो। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान में ऐसे मंत्रियों नेताओं की अब एक लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार कह रहे हैं भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं भारत हमला करने वाले हैं, आज भी बोले। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रेल मंत्री कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज को भी लगता है कि भारत हमला करने वाला है।
इसीलिए पाकिस्तान की फौज में इस्तीफा देने वाले जवानों की झड़ी लग गई है। कंगाल पाकिस्तान भारत से 7 दिन से अधिक युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके पास गोला बारूद की भारी कमी है, टैंकों में तेल नहीं बचा है। चीन के रहमो करम पर फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं, जबकि भारत की सेना पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत में 88% गोला बारूद घर में ही बने हैं। भारत की जल, थल और नभ वाली शक्ति बेजोड़ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें 50% ग्राउंडेड है, क्योंकि उनकी रिपेयर नहीं हुई है। पाकिस्तान के पास स्टॉक का 60 दिन के एयर टरबाइन फ्यूल, विमान को उड़ाने के लिए ईंधन जो होता है वो सिर्फ 5 दिन का है। पाकिस्तान के पास टैंक भले ही भारत की तुलना में आधे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए डीजल सिर्फ 2 दिन का है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां पर डर के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी जा सकती है, जिसमें बहुत सारे कंटेंटर्स हैं जिनको अवार्ड दिया जा सकता है। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। ना तो वहां के मंत्री सो पा रहे हैं, ना ही फौज। हर सांस के साथ उन्हें अटैक की आहट बेचैन कर रही है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की बेचैनी में उबाल आना तय है। 1965 में भारतीय फौज पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई थी। तो क्या 2025 में इंडियन आर्मी कराची पर धावा बोलेगी? हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान से। तो इसे आप कराची के नाम पर पाकिस्तान के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से समझ सकते हैं। कराची जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, उसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में बातें चल रही हैं कि भारत इस बार कराची पर अटैक कर सकता है। और इस चर्चा ने इसलिए जोर पकड़ा था क्योंकि भारत ने अचानक से आईएनएस विक्रांत को महासागर में मूव किया था। आईएनएस विक्रांत इस वक्त कहां पर तैनात है, यह सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं बताएंगे, इंटेल है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत की मूवमेंट से ही पाकिस्तान को कराची गंवाने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के डर का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि कराची बचाने के लिए ही पाकिस्तान ने अपनी फौज की आधी ताकत इसी जोन, इसी बेल्ट में झोंक दी है। एक बार आपको पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। अपने बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में हमें सब पता है। इससे आप पाकिस्तान के कराची वाले डर का तापमान समझ पाएंगे। कराची की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे एडवांस HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। सियालकोट सेक्टर में रेडार सिस्टम को मजबूत किया गया। बख्तरबंद और पैदल सेना डिवीजनों को तैनात किया गया। फिरोजपुर से लगी सीमा के इलाकों में पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय है। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में F-16 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया, जबकि एक और एयरबेस पर चीनी JF-17 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। पीओके के बाग, रावलकोट और तोलीपीर में पाकिस्तान की 6ठी आर्मर्ड डिवीजन और 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन की गतिविधियां देखी गई हैं। डर के मारे पाकिस्तानी वायुसेना ने फिजाए बद्र और ललकार मोमिन नाम से बड़े पैमाने पर हवाई अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान के दक्षिण हिस्से में जब्र हैदरी नाम से एक सैन्य अभ्यास चल रहा है। और यह सब हो रहा है कराची को बचाने के लिए। शाहबाज और मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि अगर यह आशंका सही साबित हो गई तो फिर इंडियन आर्मी को कैसे जवाब दें। इसीलिए सेना की आनंद फानन में तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान ने कराची का सुरक्षा घेरा मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कराची किस तरह भारतीय नेवी की रेंज में है, इसे एक्सपर्ट्स की मदद से समझते हैं। कराची की वही महत्व है जो मुंबई का है। वो पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल हब है, और जितना भी इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है कराची के माध्यम से होता है। युद्ध के समय कराची की इंपॉर्टेंस जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास में असला नहीं है, वेपन नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये सारी की सारी समुद्री तट से आनी है। हिंदुस्तान की नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, दूसरी सबमरीन है, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। पाकिस्तान से दूसरे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान को अभी भी खतरा है कि हिंदुस्तान के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर रहेंगे, लेकिन नेवल ब्लॉकेट कर देंगे। पाकिस्तान की धमकियों की डिलीवरी अब घनघोर डर और दर्द में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के जो मंत्री कल तक खून की नदियां बहाने, परमाणु हथियार को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन से लगातार अपील कर रहा है कि कुछ भी करो और कैसे भी भारत को रोको। वैसे क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? इस पर आज हमने एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पहले देखिए कल तक भारत को धमकी देने वाले शाहबाज इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सामने गड़गड़ा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को खुली छूट और फ्री हैंड के बाद शाहबाज शरीफ की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्होंने घबराहट में सबसे पहला फोन किया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को। चलिए इनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली गई। कौन पूछ रहा है? मैं एंटोनियो गुटेरेस की बात है। और एंटोनियो गुटेरेस के सामने वही पुरानी और घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ दी जो पाकिस्तान भारत में हर आतंकी हमले के बाद पड़ता है, यानी हमले की निंदा करना, खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित बताना और हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करना। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो भारत को सलाह दे कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमले का मूड बदल दे, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस को गंभीरता से लेना है? सोचिए, इस पर एक रील देखिए, फिर यूनाइटेड नेशंस की खत्म होती क्रेडिबिलिटी पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
शांति को भंग करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। भारत पहले से ही शांति का समर्थक रहा है, लेकिन ये जो हमला भारत की प्रभुसत्ता पर हुआ है उसका जवाब जरूर भारत। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जांच पड़ताल के बावजूद पाकिस्तान के आतंकियों की पनपने वाला देश सब जानते हैं कि रॉक स्टेट हो गया है। इनके खिलाफ ठोस कदम उठाने की सलाह दीजिए सारे विश्व की, हर देशों की। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। असल में यूनाइटेड नेशंस मौजूदा वक्त में हाथी के बड़े दिखावटी दांतों की तरह हो गया है। इस संगठन में देश तो 193, लेकिन सुनता कोई नहीं है। एग्जाम्पल यूक्रेन है, एग्जाम्पल गाजा है। जिस यूनाइटेड नेशन का जन्म दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हुआ, उस यूनाइटेड नेशन से पहलगाम हमले के बाद बहुत हल्के शब्दों में धीरे से एक निंदा प्रस्ताव खिसका दिया, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक सुर में भारत का साथ दिया और कहा कि वो इस हमले का बदला ले। यानी आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े देश यूनाइटेड नेशंस की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अपनी इसी फजीहत की वजह से भी खुद यूनाइटेड नेशंस भी है। और इसके सबूत ध्यान से देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास की जंग, आतंकवाद का मुद्दा या दूसरे वैश्विक मुद्दे। जब वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएन ने जो एक काम बढ़ चढ़ कर किया वो था निंदा, क्योंकि रूस यूएन का स्थायी सदस्य है, इसीलिए उसने वीटो का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ आए प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। इजराइल हमास युद्ध में फिर यूएन पर धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर यूएन युद्ध विराम की अपील करता रहा, लेकिन ना इजराइल ने सुना और ना ही हमास ने। तब भी अगर यूएन ने कुछ किया तो वो थी निंदा, और आतंकवाद पर और भारत में हुए आतंकी हमले पर भी यूएन ने सिर्फ निंदा की। इसीलिए यूएन का नाम यूनाइटेड नेशंस तो है, जबकि उसका काम भी यूएन ही रह गया है, मतलब अनलिमिटेड निंदा, यूएन। और ऐसी परिस्थिति में यूएन के शांति के कबूतर उड़ाने वाले ज्ञान पर भारत को कितना अमल करने की जरूरत है, ये एकदम साफ है। वैसे शायद आपको यह याद ना हो, जो यूनाइटेड नेशंस पहलगाम हमले पर भारत को शांति बनाए और कानूनी रास्ते तलाशने की घुट्टी पिलाने की कोशिश में है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसी के मन से आईना दिखा चुके हैं। जब वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को सलाह दी थी कि अगर वो सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खो देगा। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद, और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। आपने पाकिस्तान का डर देखा, अब आपको पाकिस्तान की बेशर्मी दिखाते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ये बात कबूल कर रहा है कि वो टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों का मददगार मुल्क है। वो टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को पालता पोसता रहा, और टीआरएफ के आतंकियों में उसे स्वतंत्रता सेनानी नजर आते हैं। मतलब बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है, एक हद होती है। इन्होंने तो इंतहा पार कर दी, और पाकिस्तान में ऐसी बेशर्म नेताओं मंत्रियों की कोई कमी नहीं है। मतलब कि वहां पर आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों की एक लंबी लिस्ट है। पहले तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवाद फैलाने वाला डर्टी काम कर रहा है, और अब तो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ये कह रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर तैयबा के नए आतंकी विंग, पहलगाम को दिलाने वाले, हिंदुओं की टारगेट किलिंग कराने वाले द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह बात कबूल की, कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहलगाम हमले में टीआरएफ की निंदा करना चाहता था, लेकिन इसका सदस्य होने के नाते हमने टीआरएफ को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मिलने वाले दंड से बचा दिया। इशाक डार ने क्या कहा,